हेलो एवरीवन, जमा काली D9 की सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक 3। और ये जो टेक्निक 3 है, ये वो टेक्निक है जहां बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तक जाते हैं जब वो अपनी इस जर्नी में न्यू होते हैं, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में न्यू होते हैं। और वो क्या होता है कि जब आप किसी भी चार्ट में हाउस को ब्लैंक देखते हो, जहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो वो आपको ऐसा लगता है कि यार इस प्लैनेट कोई प्लैनेट तो बैठा नहीं है, हम इसको डिकोड कैसे करें। सबसे बड़ा जो एक चैलेंज आता है कुंडली में वही आता है, जहाँ प्लैनेट्स बैठे हैं बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। समटाइम्स ठीक है, गलत भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स वो लोगों का ना कॉन्सेप्ट एक जोन आ जाता है। अच्छा, फोर्थ हाउस का पूछा, बता सकते हैं ये प्लैनेट बैठे हैं, इस हाउस की ये कंडीशन होगी। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस, शादी का कुछ अगर टेंशन आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बैठा ही नहीं, तो हम जज कैसे करें। तो आज इस टेक्निक में हम लोग यही सीखेंगे कि जिस भी भाव में कोई प्लैनेट बैठा नहीं होता है, उस प्लैनेट, उस हाउस को हम बहुत या उस भाव के कारक तत्वों को हम बहुत डीपली कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और ये सिर्फ इन्हीं खाली भाव पर नहीं, जहाँ पर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वहां पर भी आप इस टेक्निक का यूज करोगे एंड यू विल फाइंड अ वेरी फाइन रिजल्ट। अब इस टेक्निक का नाम क्या है? नवांशा लॉर्ड टेक्निक। अब इस टेक्निक को हम इस चार्ट पे लगाएंगे, D1 और D9 एक ही चार्ट पे, क्योंकि बहुत सारे हाउसेस खाली हैं, मेन हाउसेस खाली है, खाली है, सेवेंथ हाउस खाली है, फिफ्थ हाउस खाली है, लग्न ही खाली है। तो हम यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स लगा करके समझेंगे कि किस तरीके से ये हाउस अपना रिजल्ट दे रहे हैं और आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, कैसे कॉम्बिनेशन बताओगे। उसके लिए 7 स्टेप एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको इस चार्ट पर लगाना पड़ेगा। 7 स्टेप फॉर्मूला है क्या, वो हम यहाँ से समझते। देखिए 7 स्टेप फॉर्मूला में क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज वेरी इजी, आइडेंटिफाई द भावा। जिस भाव का रिजल्ट आपको ढूंढना है, वो रिजल्ट, वो भाव कैसे काम कर रहा है, कैसे रिजल्ट दे रहा है, सबसे पहले उसको देखो। सेकंड है उस भाव का लॉर्ड। सपोज हम साथ के साथ समझते जाते हैं, अगर हमने आइडेंटिफाई द भावा, हमने भाव को आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे कर लिया? हमने फर्स्ट हाउस के बारे में आपको बात कर दी है, लग्न के बारे में, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द भाव लॉर्ड। सेकंड स्टेप हो गया, भाव का लॉर्ड कौन है? 7 नंबर तुला, तुला के लॉर्ड होते हैं वीनस, ठीक है। इन विच राशि इट इज प्लेस्ड, वो किस राशि में बैठे हुए हैं वीनस? वीनस इज सिटिंग इन द जेमिनी साइन, वो बुद्धि की राशि है। हमने थर्ड स्टेप को भी फाइंड आउट कर लिया कि वो जेमिनी साइन है। अब फोर्थ स्टेप क्या आएगा? इन विच राशि इज इन नवांशा, मतलब ये जो वीनस है, जिस भाव का आप मूल्यांकन कर रहे हो, उसका लॉर्ड नवांशा में किस राशि में बैठा है। तो यहाँ पर जो वीनस है नवांशा में, थर्ड हाउस में बैठे हुए, किस राशि में बैठे हुए हैं? मकर राशि में। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज हु इज द नवांशा लॉर्ड। अब आप ये देखोगे कि इस वीनस के नवांशा लॉर्ड कौन है? इस वीनस के नवांशा लॉर्ड है सैटर्न, 10 नंबर, ठीक है। सैटर्न का होता है तो 10 नंबर। वेयर नवांशा लॉर्ड इज प्लेस्ड इन D1, मतलब जन्म कुंडली में ये नवांशा लॉर्ड इधर बैठे हैं। तो ये कहाँ बैठे हैं? आपके 11th हाउस में सैटर्न। तो अब इसका आप रिजल्ट देखोगे कि रिजल्ट कैसा आएगा। आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया? आपने ये देखा कि किस भाव के बारे में आपको जानना है, आपने फर्स्ट भाव उठा लिया। अब आपको ये देखना है कि बैठे किधर है। ये खुद से 9th गए हैं और कहाँ गए हैं? बुध की राशि में गए, ठीक है। बुध इस कुंडली में कहाँ बैठे हैं? 11th हाउस में, अपने से थर्ड आकर के बैठे हैं। अब इसका मैं रिजल्ट बता दूं, आप कैसे इसको प्रिडिक्ट करोगे। उसके बाद आपने ये देखा था कि ये वीनस नवांशा में बैठे हैं मकर राशि में, और मकर राशि के लॉर्ड क्या है? सैटर्न। तो अब इसका मतलब क्या है कि इस वीनस का कनेक्शन, अब आप इसके जब इनके रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करोगे, तो आप रिजल्ट कैसे प्रिडिक्ट करोगे? जो 7th स्टेप है वो समझेंगे। रिजल्ट क्या है कि पहला, लग्नेश ने, मतलब वीनस इज सिटिंग इन द 9th हाउस, 9th हाउस, ठीक है। 9th हाउस प्लस फिर वो किसके साथ कनेक्शन उन्होंने बनाया? सैटर्न। हु इज सैटर्न इन दिस एंड वेयर इट इज सिटिंग? इट इज सिटिंग इन लाभ भाव, है ना, लाभ भाव पर बैठे, गेन्स के हाउस में बैठे हैं। एंड हु इज सैटर्न? हु इज सैटर्न? सैटर्न इज 4th हाउस and 5th house lord, means in this kundali Saturn is the yoga कारक planet।
तो प्लस अब इसमें एक और चीज ऐड हो गई, क्या हो गया, योग कारक। अब इस वीनस का कनेक्शन किसके साथ हो गया, इस योग कारक प्लैनेट के साथ हो गया। तो और ये योग कारक प्लैनेट बैठा किधर है, और इस वीनस के जो डिस्पोजिटर है, वीनस जिसके साइन में बैठा हुआ है, वो मर्करी भी यही बैठे हुए हैं, सैटर्न के साथ बैठे हुए हैं। तो मतलब क्या है, भाग्य भाव के स्वामी के साथ नवांशा का जो डिस्पोजिटर है वो बैठा हुआ है। किधर बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठे, सॉरी लाभ भाव में बैठे हुए हैं। है कौन, वो योग कारक है। योग कारक प्लैनेट कौन होता है, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों को पकड़ के रखे, जिनकी राशियों को केंद्र और त्रिकोण मिले हुए हैं। एक राशि 10 नंबर को केंद्र मिला है, त्रिकोण मिला है कुंभ राशि को। तो शनिदेव योग कारक होगा इस तुला लग्न में। तो तुला लग्न में योग कारक प्लैनेट के साथ जब लग्नेश बैठा है तो बहुत क्लियर प्रेडिक्शन उठ के क्या आएगा इसका, ये आएगा कि ये जो, और ये क्या है, उपाच्य भाव है, 11th हाउस का उपाच्य भाव। जैसे जैसे इस नेटिव की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे किस चीज में वृद्धि होती जाएगी, भाग्य, जो भाग्य का स्वामी है वो भी उपाचार भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। उपाचार भाव में बैठने की वजह से जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, योग कारक के साथ बैठे हुए हैं, इनके भाग्य की वृद्धि होना, इनके गेम्स की बढ़ोतरी होना, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो हाई हो जाना, इनका जो घर है, घर में मटेरियलिस्टिक सक्सेस आ जाना। वाई आई सेड मटेरियलिस्टिक सक्सेस, क्योंकि सैटर्न मैलेफिक प्लैनेट है। मैलेफिक प्लैनेट्स हमेशा मटेरियलिस्टिक सक्सेस ज्यादा देते हैं कंपेयर टू आपको लिविंग थिंग्स के। इस भाग्य या वो पैटर्न जिस जिस चीज के कारक है लिविंग और नॉन लिविंग में, तो वो नॉन लिविंग चीजों को ज्यादा बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि वो बैठे ही काम त्रिकोण की राशि में है। अब मर्करी भी यहाँ पर मैलेफिक हो गए, क्योंकि मर्करी न्यूट्रल होता है। मर्करी जिसके साथ बैठ जाए, क्योंकि राजकुमार है ना, ये राजकुमार जिसके साथ जाके बैठ जाएगा वैसा ही हो जाएगा। तो दिस मर्करी इज ऑल्सो बिकमिंग मैलेफिक। तो यहाँ पर मैलेफिक होने की वजह से डिजायर्स फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, आपका सोसाइटी में नाम, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे आपका समाज में नाम होता जाएगा, आपकी विशेष फुलफिल होती जाएगी। जो जो आपको चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि 4th हाउस में लॉर्ड है, प्रॉपर्टी में गेन्स, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टेंटली मिलती जाएंगी। 5th हाउस की भी लॉर्ड है, इंटेलिजेंस, फ्यूचर प्लानिंग, आपके बच्चे, आपकी संतान, आपका परिवार, हर एक चीज में जो बढ़ोतरी होती है, पांचवा हाउस ये बढ़ोतरी देता जाता है। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने इस लग्न के इस 1st हाउस का जो एक ओवरऑल ओवरव्यू है ना, वो देखा। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड एग्जाम्पल। इसी चार्ट में सेकंड एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेते हैं, 7th हाउस ले लेते हैं। मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। अब ये 7 स्टेप फॉर्मूला है, अब ये 7 स्टेप फॉर्मूला लगाते हैं। आप किसी भी भाव के लिए लगा सकते हो। अब इस 7 स्टेप फॉर्मूला में फर्स्ट क्या है, हम किस भाव का मूल्यांकन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, हम 7th हाउस का कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या आता है, ये जो भाव का स्वामी है वो वहां जाकर के बैठा है, वो खुद से सेकंड में जाकर के बैठा है, मतलब 8th हाउस में ये मंगल जाकर के बैठे हैं। थर्ड स्टेप क्या है, इन विच राशि इज प्लेस्ड इन द वृषभ राशि। वृषभ राशि में जिसके लॉर्ड क्या है, वीनस होता है, ठीक है। जैसे इसका मर्करी थे, इनके वीनस है। थर्ड क्या हुआ, इन विच राशि इट इज प्लेस्ड, देखो हमने कर लिया, इन विच राशि इट इज प्लेस्ड वीनस में। फोर्थ क्या, इन विच राशि इट इज इन नवांशा। नवांशा में ये मंगल किस राशि में, तो आप देखो मंगल जो है नवांशा में 4 नंबर की राशि में गए हैं यहाँ पर, है ना। अब 4 नंबर का नेक्स्ट स्टेप क्या है इनका, छठवा वाला, वो ये है कि ये जो 4 नंबर है, मतलब जिस राशि में वो बैठे हैं उसका लॉर्ड कौन है, वो जन्म कुंडली में आपके आते हैं। तो आपने जन्म कुंडली में लॉर्ड ढूंढा, वो कौन है, चंद्रमा। तो अब एक बहुत सिंपल सा आप इसका ना एक ओवरव्यू देखोगे। अब आप देखो कि 7th हाउस की स्थिति कैसे रहने वाली है, इनके स्पाउस, इनकी शादी, इनकी कैसी रहने वाली है, कैसे, अब क्या कनेक्शन बन रहा है, इनका कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, क्योंकि इसके लॉर्ड मंगल 8th हाउस में जाकर के बैठ गया। 8th हाउस इज नॉट गुड, ऑल्दो मंगल जब एक्टिवेट होंगे तो ये, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड वीनस इज सिटिंग इन द मतलब इन द 9th हाउस, उससे सेकंड हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि ससुराल पक्ष से इनको पैसा, रुपए, पैसे, ये सब चीजें मिल सकती है ना। लक थोड़ा सा इनका, जब इनकी शादी होगी, ये ससुराल में मिलेंगे जुलेंगे, तो इनकी लाइफ में
ठीक है, पैसे से रिलेटेड चीजें ठीक हो सकती हैं क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट्स मनी, लग्जरी, वाइब। अगर लड़के का चार्ट है तो लड़की का चार्ट है तो पैसा, तो वह पैसे दिखा रहा है, वीनस को भी दिखाता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, नवांशा में ये जो मंगल जाके किसमें बैठे हुए हैं, 4 नंबर। मंगल नीच के हुए हैं 4 नंबर की राशि में। कोई भी प्लैनेट जब नवांशा में नीच का हो जाता है तो सब तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। अब एक तो वो मैलिफिक है, ऊपर से वो नीच के हो गए, बैठे हैं चंद्र की राशि में, चंद्रमा 4th हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन किसका बना, 4th हाउस का कनेक्शन बना, जैसे यहाँ पर 9th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बना था इस लग्न के लिए। ठीक है, इसको जिस भाव को इवेलुएट करते हैं, हम इस भाव को इवेलुएट कर रहे हैं, इस भाव के लिए कनेक्शन किसका बना, 4th हाउस का और 8th हाउस का। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, अचानक से आने वाली परेशानियां हैं, सडन चेंज आ जाना है ना, सडनली एक्सीडेंट्स हो जाना, या फिर कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम, सॉरो, दुख, तकलीफ, एक चैलेंज या ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा, क्योंकि मंगल है एग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, मंगल का ये जो प्लेसमेंट है ये एग्रेशन देता है, तीव्रता देता है, इंटेंसिटी देता है, तो इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आना। अब ये क्योंकि मंगल नवांशा में चंद्र की राशि में, चंद्र यहाँ बैठे हुए हैं 4th हाउस में, ऑल्दो चंद्र के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, 4th हाउस में चंद्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, तो आप एक चीज बोल सकते हो कि दिस एनर्जी, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, these challenges may convert into स्पिरिचुअल, जो एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आपको आता है उसमें आपके ये कन्वर्ट हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। कभी कभी कोई इंसान जो बहुत स्पिरिचुअल होता है, एक धक्का खाने के बाद, एक झटका खाने के बाद, या किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद, एक ऐसा शॉक मिलने के बाद उसका वो चेंज आता है कि कुछ नहीं रखा है संसार में, आप अपने आप में रहना सीखो, आप ईश्वर में की भक्ति करना सीखो, ईश्वर में लीन होना सीखो, ये चीज बताता है। तो ये जो मून है जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई है, तो बेसिकली ये तो बता रहा है कि इंसान इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेल जाएगा। बट यहाँ जुपिटर और राहु भी बैठे हुए हैं, राहु के भी साथ है ये, तो ये इंसान एक ऐसा टाइम आएगा कि मैरिज की वजह से बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफों से गुजरना, मैरिज लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना, मैरिज में एक ऐसी एनर्जी रहना कि शादी के बाद वो पूरा जीवन जो चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वो चेंज आ जाना। मून मदर का कारक होता है, 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में मदर का कारक होता है, इस हाउस का 8th हाउस में यहाँ पर चला जाना, मतलब हाउस में लौटता है, 3rd हाउस लौटता है, 8th हाउस में चला जाना। हालांकि ये खुद से 9th है ये वाला, और यहाँ से 5th है, 159 का ट्राइन है, बट स्टिल मदर के, आपकी मदर के साथ और आपके स्पाउस के बीच में, इन दोनों के बीच में हो सकता है चैलेंजेस, इन दोनों की वजह से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, इन दोनों की वजह से चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, मतलब की हेल्थ का इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर मदर और आपके स्पाउस के बीच में अनबन हो जाना, क्योंकि राहु है, कुछ इल्यूजन क्रिएट हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना। जुपिटर बैठा है, हो सकता है वो कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश करें जो उनको ना समझ में आए, और तो 159 का टाइम है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल मैलेफिक्स विल वर्क। वो मैलेफिक सीधी तरीके से, अब जो मैलेफिक है ना, लिविंग बीइंग को, जो लिविंग एंटिटी होती है उस हाउस की, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, नॉन लिविंग चीज को बढ़ाते हैं। तो इस कुंडली में लगने के हिसाब से क्या दिखा था कि इनका स्टेटस तो बढ़ेगा, मटेरियलिस्टिक गेन्स होंगे, लेकिन अब यहाँ पर राहु है, किसने गेन्स बढ़ाए थे, शनि ने गेन्स बढ़ाए थे। मर्करी भी क्या हो गया था, मैलेफिक हो गया, बिजनेस में हो सकता है गेन्स हो, अचानक से कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगा ले, या फिर कुछ ऐसा कर ले, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर ले, उसकी वजह से, है ना। तो गेम्स तो होंगे मटेरियलिस्टिक गेम्स, लेकिन बड़े सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम हो जाना, है ना। फादर 5 नंबर पे बैठा है, सन के साथ केतु है, जब ये हाउस एक्टिवेट होगा तो सन और केतु भी एक्टिवेट होगा, सन के साथ मतलब फादर के साथ अनबन हो जाना। सन 4 नंबर में बैठा है, मून के साइड में बैठा है, यहाँ मून भी जब पीड़ित हो रहा है तो क्या होगा, राहु की वजह से। तो ये 4th हाउस की जो लिविंग चीजें हैं, ये राहु उसको तकलीफ पहुंचाना स्टार्ट करेगा, मदर की हेल्थ में इशू आना, मदर के साथ प्रॉब्लम जाना। हाँ, हालांकि घर बनेगा, जैसे मैंने बताया था, घर बना सकते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन्स हो सकते हैं, लेकिन लिविंग एंटिटीज हैं, उनको परेशानी हो सकती है। तो जब आप
अब आपने एक ये भाव देखा, इस भाव से आपको ये नहीं समझ में आया कि मैं शादी कैसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, कैसी होगी। लोग इन जनरल क्या देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। ओके, 7th हाउस के लॉर्ड अपने से सेकंड हो गए, ठीक है, इसको नरिश करेंगे, अच्छा है, ससुराल के साथ कटेगी, ये होगा वो होगा, ये सब बताएंगे। फिर इसके लॉर्ड खुद से सेकंड हो गए, वीनस है। उसके बाद शादी के बाद भाग्योदय होगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे, ससुराल वालों की हेल्प मिलेगी, उससे उससे भाग्योदय होगा। या अगर लड़की है तो अच्छे अच्छे घर में आएगी, पहले से ज्यादा स्टेटस अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करेंगे। बट ये जो चैलेंजेस है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट है, मेंटली जो डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि मून है यहाँ पर, मेंटल अनकंफर्ट में पैदा करेंगे। घर में स्ट्रेस का माहौल, घर में एक दूसरे की बात ना समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये सारी चीजें इस कुंडली में दिख रहा है। स्पेशली जब आप बात करते हो 7th हाउस में, तो 7th हाउस आपका, आपके पार्टनर का, आपकी मदर का रिलेशनशिप, आपकी खुद की मेंटल स्टेट भी है 4th हाउस। तो मेंटल स्टेट किस तरीके से आप अपनी शादी के बाद का जो एक एनर्जी है उसको कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें आप इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो। तो ये आप अपने चार्ट पर लगाओ, जो भी भाग खाली है, जिस तरीके से मैंने खाली भाग पर लगाया है, ठीक उसी तरीके से आप भरे भाग पर भी लगा सकते हो, जिसमें ऑलरेडी प्लैनेट्स बैठे हो। आप जैसे आप 4th हाउस में चलो इवैल्यूएट करो, आप 4th हाउस को इवैल्यूएट करोगे, तो 4th हाउस को इवैल्यूएट सारे स्टेप्स पता है। इसको हम इस हाउस को अगर हमको और भी बहुत अच्छे से करना है, हमको पता है यहाँ पे मूव कहाँ पे रखो, मूव कौन है, 10th हाउस के बाद। हो सकता है इंसान अपना वर्क फ्रॉम होम भी करता हो, घर में काम लेके जाता हो, है ना। जुपिटर है, जुपिटर कौन है, 6th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे बनते हैं ना, और 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो हो सकता है दिख रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वाला कुछ काम हो, फैमिली में प्रॉपर्टी को लेके कुछ लीगल लिटिगेशन हो, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर राहु भी बैठे हैं, राहु के डिस्पोजिटर बनते हैं शनि। यहाँ पे राहु, जब भी आप राहु के तुम इवैल्यूएट करोगे ना, उनका डिस्पोजिटर देखो, मतलब किस राशि में लगे। अब इसके डिस्पोजिटर बनते हैं शनि। शनि यहाँ बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में। शनि को यहाँ पर भी आपको शनि इसके लॉर्ड बनते हैं। शनि को आपको यहाँ भी देखना है कि शनि यहाँ पर नवांशा में किधर बैठे, नवांशा में शनि बैठे हैं स्कॉर्पियो साइन में, मतलब यहाँ इस वाले साइन पर बैठे हैं। शनि यहाँ के रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, अब ये जो स्कॉर्पियो साइन में शनि बैठे हुए हैं, अब यहाँ स्कॉर्पियो साइन में ऑल्दो कुछ दिख नहीं रहा आपको, बट ये मालूम है कि 4th हाउस के जो लॉर्ड है शनि, वो यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन में आकर के बैठ गया। और ये जो स्कॉर्पियो साइन के जो सैटर्न है, वो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट देंगे। मतलब ऐसा नहीं है खाली भाव आपको रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, यहाँ पर 4th हाउस से जब रिजल्ट का नंबर आएगा तब 2nd हाउस के भी रिजल्ट देके जाएंगे। फैमिली पर भी इम्पैक्ट आएगा, एक्यूमुलेटेड वेल्थ पर इम्पैक्ट आएगा। अब आप देखो इस कुंडली की ब्यूटी देखो कि यहाँ पर आपको विजिबिली, मतलब यहाँ पर आप विजिबल अगर आप करना चाहो उसको, आंखों से जो देखना चाहो, व्हाट इज विजिबल, इज इट कि 11th हाउस के लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड का कोई कनेक्शन बना, कोई कनेक्शन नहीं बना। लेकिन आप ये देखो प्रॉपर्टी के नाम पर, क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड शनि बनते हैं, वो बैठे हैं 11th हाउस में। प्रॉपर्टी के लॉर्ड ने 11th हाउस से कनेक्शन बनाया, नवांशा में ये शनि बैठे हैं स्कॉर्पियो साइन में यहाँ, तो इस शनि ने इसके साथ भी कनेक्शन बनाया। तो प्रॉपर्टी के मामले में किसी की भी ये कुंडली है, उनको बहुत ज्यादा गेन्स होना, एक्यूमुलेशन होना, अच्छी प्रॉपर्टी होना, और मंगल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिले, क्योंकि मंगल इसका लॉर्ड बनता है। वो बैठा भी कहाँ है, अपने से यहाँ से 7th भागा चला गया, लेकिन 8th हाउस में गया। 8th हाउस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पे दिखाते हैं। हाँ, लिटिगेशन हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, क्योंकि शनि के साथ पुरानी प्रॉपर्टीज को लेके हो सकते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मर्करी बैठे हैं। और मर्करी लीगल लिटिगेशन का जब नंबर आता है, कालपुरुष कुंडली में 3rd हाउस के लॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स का, पेपर का कहीं प्रॉब्लम आती है तो ये जरूर होते हैं। यहाँ पर आप देखो 9th जो राशि है सजिटेरियस, जुपिटर की है, जुपिटर यही बैठे हैं राहु के साथ। कुछ कंफ्यूजन पेपर में है ना, हो सकता है वो मदर की प्रॉपर्टी हो, नानी के घर से मिली हो, तो क्योंकि 6th हाउस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, या पेरेंट की ही पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, नानी के घर से प्रॉपर्टी मिली हो, मदर की प्रॉपर्टी हो, वहाँ कुछ लीगल लिटिगेशन, कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ गड़बड़ या कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजिट कि ट्रांजिट में कैसे हुआ। लेकिन किसी एक चार्ट की
तो किसी भाव की एनर्जी समझने के लिए ये सारी चीजें हमको पता होना जरूरी है। तो ये थी नवांशा लॉर्ड टेक्निक, और ये टेक्निक आई एम टेलिंग यू इतना ब्यूटीफुली काम करती है। व्हेन यू विल पुट इन द चार्ट, और आप अपने क्लाइंट के चार्ट में लगा के देखो एंड यू आस्क द क्वेश्चन, यू विल अमेज टू हियर द रिजल्ट्स। बिकॉज मुझे हमेशा लोग ये बोलते हैं कि आपको कैसे पता, इतना डीपली आपको कैसे पता। हाँ मनी प्रॉपर्टी, हाँ ऐसा भी है, हाँ वैसा भी, कैसे पता, कैसे पता? इट्स वेरी इजी। आप नवांशा से जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्लैनेट्स, नवांशा एक्चुअली क्या है ना, एक चीज समझो, दिस इज द जीपीएस, ठीक है, जो आपको आंखों से दिख रहा है। जो हम जीपीएस अपनी गाड़ी में हमने लगाया, स्क्रीन पर हमको चल रहा है और हम मजे से बैठे हुए हैं, हमको ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है, ये वो वाली ग्रुप है। और ये जो है D9, इस जूम वर्जन, आप जब इसको जूम करोगे तो आपको ये दिखेगा, अच्छा एक काम करते हैं, ये नीचे एक सर्विस रोड जा रहा है, पर मुझसे निकलेंगे, यहाँ से इसके नीचे से भी निकल के हम ऊपर जल्दी भाग जाएंगे, ये शॉर्टकट है वहां से। वो अपना शायद कच्चा रास्ता है लेकिन हम शॉर्टकट में पहुंच जाएंगे। तो जो जूम वाला जो वर्जन है, आप जब जूम करके किसी भी चीज को जूम इन करके देखोगे तो आपको ये D9 है। तो D9 के बिना अगर आप प्रिडिक्ट करते हो तो आप फेल हो जाओगे। D9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत ज्यादा बता भी नहीं पाओगे किसी के बारे में जब तक D9 नहीं देखोगे, क्योंकि D9 की एक ऐसी की है जो आपकी एक एक लेयर को खोल देती है। तो अब ये आज की टेक्निक थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे, टेक्निक नंबर 4 मार्वलस है। आई फील वो मैरिज के ऊपर है, किस तरीके से हम मैरिज देखेंगे। आई फील मैरिज के भी ऊपर है कि हम किस तरीके से मैरिज देखेंगे। बट बहुत अच्छी जितनी भी टेक्निक्स मैं सिखाऊंगी, 15 टेक्निक सिखाने जा रही हूँ, और ये हर एक टेक्निक बहुत ब्यूटीफुली आपके चार्ट में काम करती है। लेयर बाय लेयर यू कैन डिकोड थिंग्स, इट्स अमेजिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ये मुझे जरूर बताएं कि ये टेक्निक आप लोगों के चार्ट पर, आपके क्लाइंट्स के चार्ट पर काम कर रही है या नहीं। जय माता दी।